इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जाम में एक अच्छा आंसर कैसे लिखना चाहिए। और अच्छे आंसर का मतलब है ऐसा आंसर जिसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में किस प्रकार लिखने से अच्छे नंबर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपके कुछ एक दो डाउट होते हैं एग्जाम में, सबसे पहले वो क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले बात आती है पेन की, कि जो पेन होता है वो ब्लू होना चाहिए या ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, ब्लू या ब्लैक। तो एग्जाम में हमें दोनों ही प्रकार के पेन यूज करने चाहिए, ब्लू भी और ब्लैक भी। जो आंसर की हेडिंग होती हैं उनके लिए ब्लैक पेन यूज करना चाहिए, और जो फिर हेडिंग के अंदर जो मैटर लिखते हैं उनके लिए ब्लू पेन यूज करना चाहिए। दूसरा डाउट यह होता है कि अगर मान लो लिखते लिखते बीच में हमारा पेन खत्म हो जाता है तो हम दूसरा पेन यूज कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल दूसरा पेन यूज कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां भी आपका पेन खत्म होता है या आपका मन करता है कि दूसरे पेन से लिखना है तो आप दूसरा पेन यूज कर सकते हो, लेकिन ब्लैक पेन का यूज केवल हेडिंग डालने के लिए ही करना चाहिए। अब देखते हैं कि एग्जाम में अच्छा आंसर या अच्छा उत्तर कैसे लिखना चाहिए। देखो, जो एक आंसर होता है उसके काफी पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट तो होता है उसकी भूमिका। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसमें अर्थ बताना हो तो उसकी जगह आप अर्थ लिख सकते हैं। यानी कि एक जो आंसर होता है उसका सबसे पहला पार्ट होता है उसकी भूमिका या उसका अर्थ। उसके बाद में दूसरा पार्ट होता है उसका मुख्य भाग में हो सकता है किसी की विशेषताएं हो या फिर कोई सिद्धांत हो। मुख्य भाग में विशेषताएं या सिद्धांत हो सकते हैं। उसके बाद में होता है उसकी समस्याएं और उसके बाद में होता है महत्व, और सबसे लास्ट में होता है उसका निष्कर्ष। एक जो हमारा स्टैंडर्ड आंसर होता है वह इस प्रकार का होता है, उसमें 5 पार्ट होते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि सभी आंसर्स में ये 5 ही पार्ट लिखे जाएं। लेकिन जो ये भूमिका या अर्थ होता है और जो मुख्य भाग होता है ये हमें प्रत्येक आंसर में लिखने चाहिए। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन करते हुए उसकी कार्य और शक्तियों को समझिए। क्या पूछा है एग्जाम में? जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति है, उसके निर्वाचन की प्रक्रिया और उसके बाद में क्या पूछी है? कार्य एवं शक्तियां। तो आप में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हेडिंग डालते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन और फिर इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया लिख देते हैं, और उसके बाद में हेडिंग डालते हैं कार्य एवं शक्तियां, और उसके बाद में राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां लिख देते हैं। तो एग्जाम में यह लिखने का गलत तरीका है, हमें इस प्रकार नहीं लिखना चाहिए। सबसे पहले हमें लिखना चाहिए राष्ट्रपति की भूमिका, और उसके बाद में लिखना चाहिए निर्वाचन की प्रक्रिया, और उसके बाद में लिखनी चाहिए कार्य एवं शक्तियां। अब इसमें महत्व, समस्याएं और निष्कर्ष नहीं आएगा। जो महत्व और समस्याएं होती हैं वे प्रत्येक आंसर में नहीं लिखी जाती हैं। वो क्वेश्चन के अनुसार देखा जाता है कि किसमें महत्व समस्याएं हमें लिखनी है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति क्या लिखेंगे? भूमिका। जैसे कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है जिसमें 2 प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का प्रमुख और दूसरा वास्तविक प्रमुख। और जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। तो इतनी हमारी हो जाएगी भूमिका। उसके बाद में लिख देंगे निर्वाचन की प्रक्रिया और उसके बाद में लिख देंगे कार्य एवं शक्तियां। तो जो ये भूमिका होती है ये तो आपको प्रत्येक आंसर में लिखनी है। अगर मान लो कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आपने भूमिका नहीं लिखी है
तो उसके 1 से 2 मार्क्स कम हो जाएंगे, इसलिए भूमिका लिखना जरूरी होता है। अब मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, जैसे क्वेश्चन आ गया कि व्यवहारवाद का, राजनीतिक सिद्धांतों में आता है व्यवहारवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले तो क्या बताओगे आप, व्यवहारवाद का अर्थ, या फिर लिख सकते हो भूमिका। अगर भूमिका लिखोगे तो भी आपको व्यवहारवाद का अर्थ ही बताना है। उसके बाद में दूसरा पार्ट क्या आएगा इसमें कि व्यवहारवाद होता क्या है, यानी कि व्यवहारवाद का सिद्धांत या फिर उसकी विशेषताएं, और तीसरे नंबर पर आप बताओगे इसकी समस्याएं, और चौथे नंबर पर बताओगे इसके महत्व। ठीक है, तो प्रत्येक आंसर में आपको समस्या और महत्व नहीं लिखना है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना होता है। और ये जो हेडिंग है, जैसे अर्थ, भूमिका, सिद्धांत या विशेषताएं, ये हेडिंग हमें ब्लैक पेन से डालनी है, और इन हेडिंग के अंदर जो लिखना है वो फिर ब्लू पेन से लिखना है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ गया, जैसे प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ, उसके बाद में क्या लिखेंगे इसकी विशेषताएं, और उसके बाद में क्या लिखेंगे इसकी समस्याएं, और उसके बाद में लिखेंगे इसके महत्व। देखो, निष्कर्ष आप लिखना चाहो या ना लिखना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन भूमिका या अर्थ लिखना तो बहुत आवश्यक होता है, उसके बिना आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो ये तो गया एग्जाम में लिखने का तरीका। इसके अलावा हमें हमेशा एग्जाम में साफ सुथरा लिखना चाहिए। अगर आप साफ सुथरा एग्जाम में लिखते हो तो इस बात के पूरे चांस हैं कि एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ेगा ही नहीं, वैसे ही अच्छे नंबर दे देगा। अगर आप आंसर लिखते समय काट पीट करते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है और अच्छे नंबर लेना चाहता है, इसलिए इसने काट पीट कर दी ताकि पढ़ने वाले को समझ में ना आए। भले ही आपने कितना भी अच्छा लिखा हो, कितना भी नॉलेज हो आपको, लेकिन फिर भी अगर आपने काट पीट कर रखी है तो एग्जामिनर को यही लगेगा कि यह मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है और आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए हमेशा साफ सुथरा लिखना चाहिए। अब बात आती है शब्द सीमा की, कि आंसर में शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए। तो जो एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमें 20 से 25 शब्दों में देना चाहिए, और जो एक 5 मार्क्स का आंसर होता है वो हमें लगभग 150 शब्दों में लिखना चाहिए। इसके अलावा यदि 15 व 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो वो हमें 500 से 600 शब्दों में लिखना चाहिए। ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन उनको अच्छे से आता है तो उसमें वो 1000 शब्द तक लिख देते हैं, तो उससे टीचर पर, जो एग्जामिनर होता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें शब्द सीमा को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब एक गलती हम यह करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेज भरने के लिए शब्दों को ज्यादा दूर दूर लिख देते हैं। जैसे मान लो एक यहां पर लिख दिया प्लेटो का न्याय सिद्धांत, ऐसे लिखने लग जाते हैं, तो यह तरीका बिल्कुल गलत होता है। हमें ज्यादा पास भी नहीं लिखने हैं और ज्यादा दूर भी नहीं लिखने। जैसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत लिखने का सही तरीका ये होता है। और वैसे अगर आपको थोड़ा सा कम भी आता है तो थोड़े से कम शब्दों में भी काम चल जाएगा, बस आपको अच्छा लिखना है और आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखो, कुछ बच्चे इस चक्कर में रहते हैं कि हम बिना पढ़े ही पास हो जाएं, और वो YouTube पर सर्च मारते रहते हैं कि बिना पढ़े पास कैसे होना चाहिए। तो मुझे तो आज तक ऐसा तरीका पता नहीं चला है कि बिना पढ़े पास हो जाएं। तो इससे अच्छा है, और अगर आप
बिना पढ़े पास हो भी गए तो वो डिग्री आपको किसी काम आएगी नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और एग्जाम में अच्छे से आंसर लिख के आओ, ताकि आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिल जाएं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको या फिर रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा।